नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी सीरीज चल रही है शेखर सीरीज। इस सीरीज में अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। इस सीरीज में अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 जो बायोलॉजी है उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो इस सीरीज में आप लास्ट तक बने रहिए, तो आपको हर चैप्टर के कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ आपको। तो इनमें से ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं या अब जो होने वाले एग्ज़ाम हैं वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने लायक है। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखिए या आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत और उसके बाद में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे कि सीयूटी का एग्ज़ाम हो गया, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो गया, एम्स का एग्ज़ाम हो गया, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, और जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए जेट का एग्ज़ाम हो गया। तो उन सभी एग्ज़ामों में ये एमसीक्यूज आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो इस सीरीज को और इन वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इनका आनंद ले सके। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ये प्योर जो क्वेश्चन हैं ये प्योर है एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि जो एनसीईआरटी में दिए गए सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं क्योंकि जो भी आजकल एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वाले एग्ज़ाम, इनमें केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वो पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिए स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्पोरोपोलिन के विषय में गलत है। सबसे पहले क्या बता रहा हूं मैं, स्पोरोपोलिन कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, ये पहले जानकारी ध्यान रखनी है। परागकण का जो बाह्य चोल है वो किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिन का, एग्जाइन। तो इसके रिलेशन में कौन सा बिंदु गलत है? तो यह ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है वो है स्पोरोपोलिन, यानी कि ये ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो अम्लों के द्वारा, क्षारों के द्वारा, उच्च तापमान के द्वारा नष्ट नहीं हो पाता है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं खोज पाए हैं जो इस पदार्थ को नष्ट कर दे। तो पहला ऑप्शन सही है। यह उच्च तापमान और प्रबल अम्ल क्षार का सामना कर सकता है, बता दिया मैंने, सही है। अब तक 2 एंजाइम ज्ञात है जो कि स्पोरोपोलिन का निम्नीकरण यानी डीजनरेशन करते हैं। मैंने क्या बताया, अब तक कोई सा भी एंजाइम नहीं खोज पाए हैं, यानी कि ये कथन क्या है? गलत है। इसके अलावा स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण परागकणों को जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है। तो ये भी सही है क्योंकि ये परागकणों को नष्ट होने से बचाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है। अभी तक कोई भी एंजाइम नहीं खोज पाए हैं जो इस स्पोरोपोलिन को नष्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलीफॉर्म एपार्टस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तंतु रूप समुच्चय किसकी विशेषता है? तंतु रूप समुच्चय के बारे में कहाँ पढ़ते हैं अपन? जब भी अपन एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बीजांड द्वार शिरा होता है वहाँ पर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इनमें से इस कोशिका को तो कहा जा रहा है एग सेल, और जो 2 कोशिकाएं हैं इनको कहा गया है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल सहाय कोशिकाएं, और इसको कह रहे हैं अंड कोशिका। तो जो ये सहायक कोशिकाएं होती है, ये सहायक कोशिकाएं क्या करती है, यहाँ से तंतु रूप समुच्चय
यानी कि उबार विकसित करती है, जो क्या करते हैं, पराग नलिका को, जो कि इसमें प्रवेश करती है नर युग्मक लेके, इस पराग नलिका को डायरेक्शन करने का यानी दिशा निर्देशित करने का कार्य करते हैं। तो ये किसका हिस्सा है, यानी किसकी विशेषता है, ये है सहाय यानी सिनर्जिड कोशिकाओं की। तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा, सहाय कोशिका यानी सिनर्जिड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसंलयन के बाद भ्रूण कोश में केंद्रीय कोशिका बन जाती है। त्रिसंलयन क्या है, केंद्रीय कोशिका क्या है, तो इसको समझने के लिए चलते हैं अपन भ्रूण कोश के ऊपर। भ्रूण कोश में जो बीजांड द्वार शिरा होता है, उसके वहाँ पे 3 कोशिकाओं का समूह होता है। उसमें से एक कोशिका को कह रहे हैं अंड कोशिका, और जो 2 कोशिकाएं रह गई इनको कह रहे हैं सहाय कोशिकाएं। इसके विपरीत हिस्से पर 3 कोशिकाएं और पाई जाती है। इन कोशिकाओं को कह रहे हैं प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, और बीच के अंतर्गत एक कोशिका होती है जिसके अंतर्गत 2 केंद्रक होते हैं। तो इस कोशिका को तो कह रहे हैं केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। अब यहां ध्यान रखना अपने को, त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है, त्रिसंलयन, त्रिसंलयन की घटना क्या है, तो ध्यान रखना है नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका के साथ संलयन क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। और इसके उपरांत जो कोशिका है, केंद्रीय कोशिका है, वो क्या बन जाती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और ये आगे चल के क्या बनाती है, ये बनाती है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिसंलयन के बाद भ्रूण कोश के अंतर्गत जो केंद्रीय कोशिका है ये क्या बन जाती है। तो पहला ही ऑप्शन अपना प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये चल के आगे क्या बनाती है, ये बनाती है भ्रूणपोष। भ्रूण किसके द्वारा बनता है, युग्मनज के द्वारा। और युग्मनज किसके द्वारा बनता है, तो युग्मक संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या बनता है, युग्मक संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज चल के क्या बनाएगा, भ्रूण। त्रिक संलयन से क्या बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका आगे चल के क्या बनाएगी, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में निषेचन के बिना बीज गठन यानी बीज निर्माण की प्रक्रिया है। तो यहां 2 चीजें ध्यान रखनी है। यदि बिना निषेचन के फल का गठन होता है यानी निर्माण होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को तो क्या करेंगे, अनिषेक फलन यानी पार्थेनो कार्पी कहा जाता है। दूसरी घटना कौन सी है, बिना निषेचन के बीज का गठन यानी बीज का निर्माण हो रहा है,
तो ऐसी घटना को क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं असंजनन। असंजनन जिसको कह रहे हैं इंग्लिश में एपोमिक्सिस। दो चीजें हैं, बिना निषेचन के फल बनता है तो वो है अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो उसको कह रहे हैं असंजनन एपोमिक्सिस। तो यहाँ क्या है, बिना निषेचन के बीज गठन की प्रक्रिया क्या कहला रही है, तो वो कहला रही है असंजनन एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनका उपयोग गोलियां और सिरप के रूप में किया जाता है, सही बात है। दूसरा, कुछ पादपों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनी दर्द पैदा करते हैं, ये भी सही बात है। जैसे पॉपुलर उदाहरण है अपने पास में पार्थेनियम। पार्थेनियम मक्खियों और भृंगों द्वारा परागित पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए मलिन गंध का स्रावित करते हैं, ये भी सही बात है। पुष्पों से एकत्रित पराग का पाचन करके मधुमक्खियों द्वारा शहद बनाया जाता है, तो ये गलत है। पराग कणों के रिलेशन में ऐसा नहीं है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पादपों में एक सामान्य भ्रूण कोश में केंद्रकों की व्यवस्था है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सेक ऑफ डाइकोट प्लांट्स। पहले भी बता दिया मैंने, फिर एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। बीजांड द्वार सिरे के ऊपर 3 कोशिकाएं हैं जो कि तीनों की तीनों अगुणित होती है। इसके दूसरे हिस्से पे 3 कोशिकाएं होती है जो भी होती है अगुणित, और इसके मध्य में एक कोशिका होती है जिसके अंतर्गत होते हैं 2 केंद्रक। तो यहाँ व्यवस्था पूछ रहा है, क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3 केंद्रक। तो व्यवस्था देखनी है 3, 2 और 3, 3, 2 और 3, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। किसकी व्यवस्था पूछ रहा है ये, केंद्रकों की। यदि कोशिका की व्यवस्था पूछे, यदि ये पूछ ले कि कोशिका की व्यवस्था क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 3। केंद्रकों की व्यवस्था है 3, 2, 3 और कोशिका की व्यवस्था है 3, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूरोन परत होती है, ये विशेष ध्यान रखना अपने को। एल्यूरोन परत का जिक्र कहाँ होता है, एल्यूरोन परत का जिक्र होता है एक बीजपत्री पादपों के अंतर्गत। एक बीजपत्री जो बीज होते हैं उनमें पाई जाती है एल्यूरोन लेयर, और इनके अंदर क्या मिलता है, इनके अंदर मिलता है एंडोस्पर्म, इनके अंदर मिलता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा होता है, एंडोस्पर्म होता है 3n त्रिगुणित। तो एल्यूरोन लेयर भी कैसी होगी, त्रिगुणित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब में आभासी फल किससे बनता है। फॉल्स फ्रूट इन एन एप्पल इज फॉर्म फ्रॉम। देखो फल 2 प्रकार के होते हैं, एक है वास्तविक फल, वास्तविक फल ट्रू फ्रूट। ऐसे फल जिनका
या विकास केवल अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, उनको तो कह रहे हैं वास्तविक फल। दूसरा है आभासी या कूट फल, आभासी या कूट फल, जिसको कह रहे हैं फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट के नाम से भी कई बार इसको पूछ लिया जाता है। तो ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से होता है। उदाहरण है सेव, और सेव में किसके द्वारा होता है? तो पुष्पासन के द्वारा। सेव का यदि पूछे खाया जाने वाला या खाया जाने योग्य बाग कौन सा है, वो भी आंसर है पुष्पासन थैलेमस। तो ये विशेष ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागण किसमें सामान्य है? विंड पॉलिनेशन इज कॉमन। विशेष ध्यान क्या रखना अपने को? पराग अभिकर्ता, पराग अभिकर्ता दो प्रकार के हैं। एक है जीवीय यानी कि बायोटिक, और दूसरा है अजीवीय अबायोटिक। इसके अंतर्गत फिर दो है वायु और जल। इन दोनों में पूछा जाए कि कौन सामान्य है तो वह है जीवीय। इन दोनों में पूछा जाए तो कौन है? वायु। और वायु किसमें सामान्य है? तो वायु परागण पाया जाता है घासों के अंतर्गत सामान्य रूप से। तो इसका आंसर है घास, ग्रासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो है पॉलिनेशन बाई बेट इज कॉल्ड, चमगादड़ के द्वारा परागण कहलाता है। तो है ओरिंथोफिली। ओरिंथोफिली किस में आता है? बर्ड्स के अंतर्गत। कायरोप्टेरोफिली यह आता है बेट के अंतर्गत यानी चमगादड़ के द्वारा। मेलेंकोनोफिली तितलियों के द्वारा, तितलियां हो गई या बोरे। एनिमोफिली वायु के द्वारा, वायु के द्वारा वो है एनिमोफिली। तो इसका आंसर है जुत परागण हिंदी में, और कायरोप्टेराफिली यानी चमगादड़ के द्वारा कौन सा है? कायरोप्टेराफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपने परागण से, और क्या कहना चाह रहा है? वास्तविक आनुवंशिक अर्थों में पर परागण है। देखो, पर निषेचन यानी एलोगेमी, तो दो पुष्प चाहिए, दो पुष्प और दो पादप चाहिए, तब जाके क्या होगा? पर निषेचन होगा।
अनुन्मिल्य परागण, यानी कि ये तो कौन सा हो गया, संयुग्मन हो गया। सजात पुष्पी परागण, अब ध्यान रखना सजात पुष्पी परागण क्या कह रहा है, ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इस पौधे में विशेष ध्यान रखना है, दो प्रकार के फूल है, एक ही पौधा है और इसमें दो प्रकार के फूल है। यदि एक ही पादप के ऊपर उपस्थित एक फूल से परागकण दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हो रहे हैं तो इसको क्या कह रहे हैं, सजात पुष्पी परागण कह रहे हैं। तो यदि ये जेनेटिक सेंस से इसको देखें, आनुवांशिक अर्थों में देखें तो ये क्या है, पर परागण है। क्यों, यहाँ कौन कारक एजेंट काम में आएंगे, जैव अभिकर्ता उपयोग में आएंगे, इस कारण इसको पर परागण माना जाएगा, यानी सजात पुष्पी परागण यानी जिटेनोगेमी इसका आंसर होने वाला है। संयुग्मन बता दिया पहले ही, एक ही पौधा होगा और एक ही फूल होगा तो वो है संयुग्मन, ऑटोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है, यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है तो क्या घटना होनी है। देखो, परिपक्वता से पहले विपुंसन आवश्यक हो जाना चाहिए, परिपक्वता के बाद विपुंसन अवश्य हो जाना चाहिए, परागण से पहले विपुंसन अवश्य हो जाना चाहिए, विपुंसन की आवश्यकता ही नहीं है। तो विपुंसन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। विपुंसन, विपुंसन यानी इमास्कुलेशन। सपोज कीजिए एक पौधा है, इस पौधे में एक ऐसा पुष्प है जिसमें दोनों भाग उपस्थित है, यानी कि मादा जननांग भी उपस्थित है और नर जननांग भी उपस्थित है। इसमें अपने को क्या करना है, पर परागण करवाना है, पर परागण करवाना है इस पौधे में। ये फूल कैसा है, फूल कैसा है, उभयलिंगी। फूल कैसा है, उभयलिंगी, उभयलिंगी फूल है। तो मेरे को क्या करना है, दूसरे फूल के परागकण लाके और यहां पर स्थानांतरित करने हैं, तब जाके क्या होगा, पर परागण। पर परागण कब होता है, अलग अलग पुष्पों या पादपों के मध्य होगा ये। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस नर भाग को हटाना पड़ेगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। यानी कि द्विलिंगी यानी उभयलिंगी पुष्प से नर भाग को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करें, विपुंसन कह रहे हैं, इमास्कुलेशन कह रहे हैं, जिससे कि अपन जो अपना वांछित परागकण है यानी जो मेल पेरेंट्स है उसके परागकणों को यहाँ ला सके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पुष्प एक लिंगी ही हो, यदि मादा पुष्प जनक है और वो मादा जनक है तो यानी कि उसमें कौन सा होगा, मादा जननांग होगा केवल, तो उसमें नर जननांग है ही नहीं, नर जननांग है ही नहीं, तो अपने को विपुंसन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 4 नंबर का। चलिए आगे वाला क्या कह रहा है,
सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय और खाली जगह है होता है। इसका मतलब ये जो भ्रूण कोश है, बार बार अपन इसकी संरचना देख रहे हैं। पराग नलिका आ रही है और इसमें प्रवेश कर रही है। जहाँ से प्रवेश करती है उस हिस्से को कहते हैं बीजांड द्वार। वहाँ 3 कोशिकाएं होती है और इसके विपरीत हिस्से पर भी 3 कोशिकाएं होती है। वो तीनों होती है अगुणित और इसके बीचों बीच एक कोशिका होती है, वो होती है केंद्रीय कोशिका। तो केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई? 3, 3, 6 और 2 8। कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 3, 3, 6 और 1 7। तो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। तो 7 कोशिकीय 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। कौन? एम्ब्रियो सेक भ्रूण कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई किसके संलयन से बनता है? क्या बताया था मैंने? ये किसका परिणाम है? त्रिसंलयन। ये किसका परिणाम है? त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। और यह आगे चल के क्या बनाएगा? ये बनाएगा भ्रूण पोष। भ्रूण पोष। त्रिसंलयन में क्या घटना हो रही है? एक तो है नरयुग्मक और केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक है जिनको कह रहे हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो यानी कि ध्रुवीय केंद्रक और नरयुग्मक का संलयन है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 2 ध्रुवीय नाभिक प्लस 1 सहायक कोशिका केंद्रक। तो सहायक कोशिका का कोई लेना देना नहीं है। 1 ध्रुवीय नाभिक और 1 प्रतिव्यासांत केंद्रक और 1 सहायक कोशिका का केंद्रक, कोई लेना देना नहीं है। 2 ध्रुवीय नाभिक यानी केंद्रक और 1 नर युग्मक केंद्रक। क्या बता रखा मैंने? 2 तो होते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कहना चाह रहा है? अनुन्मीलिय परागण प्रमुख परागोद्भव है क्योंकि क्लिस्ट्रोगेमी इज लीडिंग ओवर एंथेसिस बिकॉज। परागण कारक की आवश्यकता नहीं होती है। पहले तो ये ध्यान रखना, अनुन्मील्य जो पुष्प होते हैं ये कैसे होते हैं? बंद प्रकार के पुष्प होते हैं। तो इसमें परागण कारक की आवश्यकता नहीं होती है। यह विषम युग्मजता सुनिश्चित करता है? नहीं करता है। यह कीट परागण के अनुकूल है? नहीं है, खुलेगा ही नहीं। यह पर निषेचन होने देता है? नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। पर निषेचन नहीं होने देगा, खुलेगा ही नहीं, तो परागण कहाँ से आएंगे इसमें? एकमात्र प्रकार का परागण जो आनुवांशिक रूप से विभिन्न प्रकार के परागकणों को वर्तिकाग्र में लाता है। विभिन्न प्रकार के परागकणों को, यानी कि 2 पादपों की बात कर रहा है। अब जो 2 पादपों के मध्य हो रहा है तो वो कौन सा होता है? वो होता है पर निषेचन यानी जीनोगेमी। उन्मीलिय परागण ये किस में आता है? स्वयुग्मन में आता है। अनुन्मीलिय स्वयुग्मन में आता है, यानी स्व परागण में सजात पुष्पी परागण एक पादप होगा। तो यानी कि उनके जो परागकण हैं वो भी कैसे होंगे? उनका जो जीनोटाइप होगा वो एक ही जैसा होगा। जबकि यहाँ बात कर रहा है क्या? भिन्न प्रकार के आनुवांशिक रूप से। तो वह है पर निषेचन यानी
जीनोगेमी या एलोगेमी या परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज पत्रोपरिक में एक खोखली पर्णीय संरचना में परिबद्ध एक परहोशिकागर और कुछ पर्ण विभजोतक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। अब यहां ध्यान रखना, यदि ये तो है भ्रूणीय एक्स, इसके यहां पर क्या लगे हुए हैं, दो बीज पत्र लगे हुए हैं। ये हो गए दो बीज पत्र यहां ऊपरी हिस्से पर, और ये हो गया निचला हिस्सा। ये तो क्या है, परांकुर। ये क्या है, तो ये है मूलांकुर। ये क्या है, ये है बीज पत्र, कोटिलीडोन। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कह रहे हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल यानी कोटिलीडोन के ऊपर होता है ये, इस कारण। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। हाइपो का मीनिंग होता है नीचे, क्योंकि ये कोटिलीडोन के नीचे होता है। अब कहना क्या चाह रहा है ये तो गए बीज पत्रोपरिक यानी ऊपर वाला में एक खोखली पर्णीय संरचना में परिबद्ध एक परहोशिकागर। अब ये ध्यान रखना अपने को, इसको यहां पर्णीय संरचना कवर करती है। तो ये कौन है, परांकुर। तो ये कौन हो गया, परांकुर चौल। इसको भी एक संरचना कवर करके रखती है, इसको क्या करें, मूलांकुर। मूलांकुर चौल। तो परहोशिकागर को जो कवर करके रखता है वो कौन सा है, वो है परांकुर चौल यानी कि कोलियो राइजा। ये ऑप्शन में गलत हो गया, परांकुर चौल को कह रहे हैं कोलियो राइजा। परांकुर चौल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, डायोसी इन प्लांट्स प्रिवेंट्स यानी कि एक लिंगाश्रयी पुष्पों में किसको रोकती है। तो ध्यान रखना, एक लिंगाश्रयी का मतलब तो क्या है, एक लिंगाश्रयी डायोसी यानी कि नर व मादा पुष्प अलग अलग पादप पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को करें एक लिंगाश्रयी। दूसरी है उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोइसी। तो नर व मादा जननांग एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं, तब उसको करें उभय लिंगाश्रयी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक लिंगाश्रयी यानी ये कंडीशन। अब दो अलग अलग पौधे होंगे तो कौन सा परागण होगा, इस कंडीशन में होगा केवल और केवल परनिषेचन। परनिषेचन होगा। इस कंडीशन में स्वयुग्मन, यदि एक ही फूल में है दोनों जननांग तो स्वयुग्मन, और यदि अलग अलग फूल में है तो सजातीय पुष्पी परागण होगा। तो
एक लिंगाश्रय है तो पर निषेचन होगा, तो कौन से रुकेंगे? सवयुग्मन और सजातीय पुष्पी। सजात पुष्पी परागण, लेकिन सवयुग्मन नहीं। सवयुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों ही क्या होंगे? नहीं होंगे। तो इसका आंसर है, यानी कि एक लिंगाश्रय पौधे हैं तो उनमें केवल क्या मिलेगा? पर निषेचन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश। भ्रूण कोश है तो भ्रूण कोश एम्ब्रियो इसको कह रहे हैं मादा युग्मोकद विद फीमेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान रखना है, एम्ब्रियो सेक किसके समकक्ष है? मादा युग्मोकद विद, यानी कि जो मादा युग्मक है वो कहाँ मिलते हैं? एम्ब्रियो सेक में। अंड कोशिका, साय कोशिका, ये सभी क्या है? मादा युग्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको छोड़कर सभी में विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है? यदि भ्रूणपोष नहीं है तो बीज कैसा होगा? अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी होगा वो। यदि भ्रूणपोष है, यदि भ्रूणपोष है तो बीज कैसा होगा? बीज होगा भ्रूणपोषी। किसमें देखने को मिलेगा? मोस्टली डाइकोट जो सीड होंगे, मोस्टली जो मोनोकोट सीड होंगे उनमें ये देखने को मिलेगा। तो भ्रूणपोष पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि नहीं बचा हुआ। तो अब अपने को देखना इसमें कि डाइकोट सीड कौन सा है। तो को छोड़कर निम्न सभी में से विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है। भ्रूणपोष का पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है, तो यानी कि वो जो बीज होंगे वो होंगे अभ्रूणपोषी। तो मूंगफली कैसा है? डाइकोट। मटर कैसा है? डाइकोट। और अरंडी कैसा है? डाइकोट। लेकिन इसमें कौन सा मिलेगा? भ्रूणपोष पाया जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना अपने को, इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। तो ये हैं अपने एमसीक्यूज जो कि चैप्टर वाइज आपको करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ जो भी आपका इस सेशन में जो डाउट हो या कोई ऐसा आपको कहीं पढ़ने को मिला हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और हमारे तक पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों इन क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में अच्छे मार्क्स ला सकें, जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकें, जो कंसेप्ट है उसको बिल्डअप कर सकें। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।